प्लस यानी कि लाइक चार्ज है, और माइनस भी लाइक चार्ज है। ये दोनों को अगर पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि रिपल्सन रिपेल जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है, रिपेल करेगा या रिपल्सन करेगा। ओके, ठीक है ना। अगर आप अनलाइक चार्ज लाते हैं यानी कि प्लस और माइनस, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज़ तो जानते हैं, लेकिन इनका इसमें क्या हाथ है? कूलम्ब्स लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये आज जानना है। कूलम्ब्स लॉ का मतलब ये होता है कि ये जो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में फोर्स है। इनके बीच में क्या है दोस्तों? फोर्स है। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है ये फोर्स के चलते हो रहा है। ठीक है, अगर इनके बीच में फोर्स नहीं होता तो क्या क्या अट्रैक्ट या रिपल्सन होता? बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो इसी फोर्स को जानने के लिए यानी कि ये फोर्स कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, यही फोर्स को जानना है। तो ये फोर्स को कैसे जानेंगे? तो इन्होंने ऐसा एक थ्योरी या फॉर्मूला आप लोग को बताया, ठीक है, जो कि आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स है उसको आप पता लगा सके। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? चलिए हम आपको अच्छे से अब समझाते हैं जो जो चीज़ है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। ओके, ठीक है जी। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और इधर भी पॉइंट चार्ज ले लिया। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है जी? तो पॉइंट चार्ज हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले, थोड़ी देर में। ठीक है, बस थोड़ा सा आप अभी इसको देखिए। जैसे सपोज डैट हमने दो पॉइंट चार्ज लिया। ओके, इस पॉइंट चार्जेस को अगर हम पास लाते हैं, अगर यहाँ पर ले आएंगे, जितना पास लाएंगे उतना इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, ये पेन को अगर हम वूलन कपड़ा से रब करके थोड़े समय के लिए चार्ज कर देते हैं, ठीक है, तो ये कैसा चार्ज होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? ये तो पता नहीं होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो हम आपको बतलाने वाले हैं थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में बतलाने वाले सब चीज़। देखिए, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर इसको आप चार्ज करिएगा ना वूलन कपड़ा से, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। अभी बताने वाले हैं कौन कौन सा सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो है उसको चार्ज करिएगा तो कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है। तो हमने इसे चार्ज करके नेगेटिव चार्ज बना दिया। ठीक है, और इधर थोड़ा सा पेपर ऊपर हमने रख दिया, और जैसे ही आप इसके पास जाते हो तो देखते हैं कि बहुत तेज़ी से पेपर जो है उठ करके इसमें आकर के चिपक जाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा दूर रखते, एकदम थोड़ा दूर रखते, तो कोई पेपर आकर के यहाँ कोई भी जगह पर आकर के चिपक जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई ऐसा जगह ज़्यादा चार्ज हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो गया होगा, जिसके कारण कोई एक पेपर जो है उड़ करके यहाँ पर चिपक गया होगा। आप देखे होंगे दोस्तों कि बहुत सारा पेपर धीरे धीरे करके गिरने लगता है, यानी कि इससे पता चलता है कि जो जहाँ पर चार्ज कम था वहाँ पर उसका जो कांटेक्ट है वो कम होने लगता है और गिर जाता है। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा चार्ज हो गया, मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया है, तो वहाँ पर आकर के सटा हुआ रहता है बहुत देर तक के लिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि इसको अगर पास लाते हैं तो इसके बीच का जो फोर्स है, यानी कि पॉइंट से लेते हैं दोनों का सेंटर से, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इन दोनों को दूर रखते हैं तो फोर्स जो है वो कम होता है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। तो ये क्या होगा भाई? प्लस और प्लस क्या होगा? आप जानते होंगे कि ये रिपल्सन होगा, यानी कि रिपेल भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि ये दोनों अगर पास लाएंगे तो जल्दी से एकदम दूर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से दूर जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से दूर चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्ज है, प्लस और प्लस। जैसे मान लीजिए आप माइनस माइनस भी लेते तो ऐसा ही होता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस एरो को। और हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, और यहाँ पर एक माइनस क्यू हमने ले लिया। ठीक है, ये दोनों अनलाइक चार्ज है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये दोनों अट्रैक्ट होगा अगर पास ले आएंगे तो। ठीक है, तो ये दोनों जो है अट्रैक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों,
जो हमारे कूलम्ब्स लॉ हैं, यानी कि चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब्स जो है उनका पूरा नाम है, तो इन्होंने न्यूटन से मदद लिया। यानी कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ध्यान सुनिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से मदद लिया अपने, यानी कि जो अपना थ्योरम बना रहे थे कूलम्ब्स, ठीक है। तो इन्होंने किसे बेस बनाया? इन्होंने बेस बनाया न्यूटन थर्ड लॉ को, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे कि मान लीजिए कि एक इधर नाव है, ठीक है, नाव पर आप बैठे हुए हैं और जैसे ही कोई भी ज़मीन आता है तो आप जैसे ही उस पर उतरते होंगे तो नाव को आप जोर से धक्का देते हैं पैर से। क्यों? क्योंकि आप जब तक उसको धक्का नहीं दीजिएगा, यानी कि धक्का नहीं दीजिएगा, तो आप कैसे बढ़िएगा आगे, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब यही तो होता है कि कोई भी, आप जैसे यहाँ पर एक बॉडी ये हो गया, दूसरा बॉडी ये हो गया, तो ये बॉडी जो है इसको क्या किया, इसको जो है एक्ट किया, ये बॉडी एक्ट किया, तो ये जो नाव है इसको रिएक्ट किया, ठीक है। यानी कि अपोजिट फोर्स इसको दिया तो ये आगे बढ़ गया और नाव भी जो है इस तरफ थोड़ा सा तो आगे बढ़ता ही है। अगर इसका मास ज़्यादा होगा तब तो ये हिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा शिप होता है तो उससे आप उतरिएगा तो वो तो हिलेगा नहीं ना। अगर मान लीजिए छोटा सा नाव का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे उतरिएगा तो वो थोड़ा सा दूर इधर जाएगा ही और आप इधर जाइएगा। किधर जाइएगा? इस साइड। पेन क्यों नहीं चल रहा है? चला, ठीक है। तो ये एरो को देखिए और ये एरो को ध्यान से देखिए, कैसा लग रहा है ये देखने से? ये इसके जैसा लग रहा है, ये इसके जैसा लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ कुछ जो चीज़ है वो न्यूटन थर्ड लॉ से मिलता जुलता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में ये सब चीज़? तो ये तो था। और ये आप कैसे लीजिएगा अट्रैक्शन का? तो आप ले लीजिए, मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक चेयर है, उस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, तो इसका जो फोर्स है वो धरती से कांटेक्ट पे है। अगर मान लीजिए कि आप जितना यहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड के तौर पे फोर्स भेज रहे हैं नीचे, तो ये भी जो है रिएक्ट करेगा। अगर ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मान लीजिए यहाँ से आपने 6 मैग्नीट्यूड भेजा, तो ये भी जो है 6 मैग्नीट्यूड भेजेगा तभी बैलेंस हो पाएगा। अगर ये 4, 3 भी भेजेगा तो चेयर जो है वो टूट के नीचे गिर जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि भाई ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। एरो देखिए, एरो कैसा हो रहा है, ये भी इधर से फोर्स दिया, ये भी इधर से फोर्स दिया, तो किसके जैसा लग रहा है? इसके जैसा लग रहा है ना, देखिए। तो इससे साफ पता चलता है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ से लिया गया है। कुछ कुछ आपको बेसिक समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि भाई कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इस दुनिया में, ऐसा कौन कौन सा सब्सटेंस है। बहुत सारा सब्सटेंस है, हम यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल को लिखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा सब्सटेंस को चार्ज किया वूलन कपड़ा से, ठीक है। अब वो सब्सटेंस कैसा चार्ज होगा, कैसा ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा चार्ज होगा? तो देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक ग्लास रड को, ग्लास यानी कि शीशा का कोई भी सामान शीशा का, लेकिन वो शीशा प्योर होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई भी एक ग्लास को वूलन कपड़ा या सिल्क कपड़ा से रब किया तो वो जो है एकदम कन्फर्म पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपने एक वूलन कपड़ा को, यानी कि वूलन कपड़ा को ही चार्ज किया वूलन से, तो वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और सिल्क कपड़ा भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज़ आ गया समझ में? और मान लीजिए आप एल्यूमिनियम का भी, हम एग्जांपल दिखाने वाले हैं आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके भी, ठीक है ना। तो देखिएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एल्यूमिनियम या कोई कॉपर या कोई भी एक हार्ड मेटल, ठीक है, कोई भी एक हार्ड मेटल, अगर कोई भी वूलन कपड़ा से इसको चार्ज करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा। आया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेगेटिव भाई चार्ज कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए प्लास्टिक हो गया। जैसे अगर प्लास्टिक को आप वूलन कपड़ा से चार्ज करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही बनेगा, ठीक है ना। आप और भी कोई एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर
कुछ एक और एग्जांपल ले लिया वैक्स, ठीक है, और रबर हो गया। ये सब को आप अगर चार्ज करिएगा उलन कपड़ा से तो नेगेटिव चार्ज होगा ये सब, ठीक है। सल्फर, आया समझ में? ये सब आप माइंड में रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज डैट मान के चलिए कि अब हम लोग आते थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने एक पीवीसी पाइप ले लिया, ठीक है, उसको एक स्वेटर से, यानी कि हमारे पास एक स्वेटर था, मम्मी का चुपके से उठा करके लाए थे गोदरेज से, क्योंकि हमको कोई छोटा सा उलन कपड़ा मिल ही नहीं रहा था। तो उलन कपड़ा से हमने उस पीवीसी पाइप को चार्ज किया, ठीक है। और एक जगह एल्युमिनियम का आप देख रहे होंगे कोको कोला का ब्रांड दिया हुआ है, तो वो एल्युमिनियम कैन है, उसको हमने क्या किया कि पास लाया। जैसे ही पास ले जाते हैं, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो जैसे ही कम होने लगता है, उतना तेज़ी से इन दोनों के बीच में ऐसा फोर्स क्रिएट होता है जो कि जल्दी से खींचा चला आता है एल्युमिनियम कैन, ठीक है। अगर पाइप को दूर रखते और एल्युमिनियम कैन को भी दूर रखते तो फोर्स जो है वो बहुत ही कम लग तो रहा है फोर्स ज़रूर से, लेकिन कम लगता, क्योंकि एल्युमिनियम कैन का वेट तो है ना कुछ, अगर उसको पास लाइएगा तब तो वो जल्दी से जल्दी खींचा चला जाएगा। अगर इन दोनों का चार्ज जो है, यानी कि पीवीसी पाइप का अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो फिर ये दोनों अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक आके समझ में? वैसे ही पानी भी होता है, पानी को भी आप देखिएगा अपने घर में कि पानी भी खींचा चला आता है। आग भी जो है दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर कि आग भी जो है वो खींचा चला आ रहा था, ठीक है। और आपने कभी ऐसा बचपन में देखा होगा कि कोई भी आपके बड़े भैया लोग हंसी मजाक में खेलते भी थे कि चेयर पे बैठ जाते थे और उनके पीछे से कोई उलन कपड़ा से उनको ऐसे करके मारा जाता था, लगता था कि कोई मार रहा है, ठीक है, जबकि उलन कपड़ा से उनको चार्ज किया जाता था, यानी कि उस आदमी को चार्ज किया जाता था, ठीक है। फिर जब वो ज़्यादा चार्ज हो जाते थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर चार्ज भर जाता था, तब उनको अब जैसे ही टच करते थे एक चिंगारी जोर से चटाक से आवाज़ आता था और निकलता था, ठीक है, चिंगारी। तो अगर ज़्यादा चार्ज हो जाता है कोई ऐसा बॉडी में तो उसमें से चटाक टाइप का साउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो चार्ज जो है बहुत जल्दी रिलीज होता है, और जो जल्दी रिलीज होता है तो उसमें से एक साउंड निकलता है चटाक टाइप का, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देना चाहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग टाइप का एग्जांपल है। जैसे देखिए आपके सामने दिख रहा होगा एक बिक, ठीक है, उसमें क्या है ना कि हमने एक मतलब कि सेलो टेप की मदद से और थ्रेड की मदद से एक माचिस का तिल्ली को जो है लटका दिया है, ठीक है। याद रखिएगा माचिस का तिल्ली जो है वो वुड है, लकड़ी का बना हुआ है, याद रखिएगा। उसको आप चार्ज भी करिएगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। प्लास्टिक भी नेगेटिव चार्ज है और जो लकड़ी है वो भी नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। लेकिन वो जो है एक शीशा के कंटेनर में पैक किया हुआ है, शीशा के कंटेनर में पैक किया हुआ है, आ रहा है ना समझ में? तो हमने पीवीसी पाइप को उलन कपड़े की मदद से चार्ज किया, तो ये चार्ज जो हुआ वो नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण और फिर वो जो बॉक्स था, यानी कि बॉक्स के अंदर वो कैसा बॉक्स है, वो बॉक्स जो है वो शीशा का है, ठीक है। और शीशा के अंदर हमने लटकाया है किसको? वुडन पार्टिकल्स को, यानी कि माचिस का तिल्ली को, ठीक है ना। तो हम जैसे ही उसके पास जाते हैं, यानी कि शीशा के पास जाते हैं और शीशा को रबिंग करके थोड़े समय के लिए चार्ज कर देते हैं, यानी कि आपने इसके पहले पढ़ा है चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। ये पार्टिकल जो है चार्ज किया हुआ था पहले से और ये जा कर के उसको रब किया, जहाँ पर जो प्लेस पे रब किया वहाँ थोड़े समय के लिए चार्ज हो गया। फिर उसको जैसे ही आप हटाते हैं पीवीसी पाइप को, तो आप देखते होंगे कि वो जो माचिस का तिल्ली है वो तुरंत वहाँ पर, यानी कि शीशा पर जा करके चिपक जाता है थोड़े समय के लिए, यानी कि अट्रैक्ट कर जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ग्लास को आप कैसे भी चार्ज करिएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और जो वुड पार्टिकल्स था, यानी कि लकड़ी का जो सामान था, यानी कि माचिस, वो नेगेटिव होता है। तो ग्लास और वुड क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा इनमें एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो
अट्रैक्ट किया ना उसी पोजीशन पर, उसी पॉइंट पर। आ रहा है समझ में? यहाँ तक ये चीज़ आप समझ गए होंगे, कुछ कुछ चीज़ आ गया। अब हम लोग कूलम्स लॉ पर पढ़ते हैं डिटेलिंग में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। तो अब आते हैं कूलम्स लॉ के एक्सप्लेनेशन पर कि भाई कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए कूलम्स लॉ ने पहली बात ये कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के। देखिए ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिग्नेचर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 चार्ज लिया था, किस तरह का? दोनों पॉइंट चार्जेस लिया था, एक का नाम Q1 था और दूसरे का नाम Q2 था, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने R से डिनोट किया था, ओके। तो कूलम्स ने क्या बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि जो चार्ज है दोस्तों वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट का बात चल रहा है ना, इसलिए ओके। आ गया समझ में? इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, यानी कि एकदम सीधा साधी रिश्ता जो है किससे है? चार्ज से है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, ओके। सिंपल सा बात था, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ज भी बढ़ जाएगा, ओके। आगे समझ में? जैसे जैसे फोर्स घटेगा उसी के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर चार्ज जो है वो घट जाएगा। आगे समझ में? एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे जाएगा, यानी कि एकदम दोनों बैलेंस में रहेगा, कोई दिक्कत। फिर क्या होता है कि उनके जीवन में कुछ और भी जब समय बीतते चला जाता है, कुछ साल बीतते चला जाता है, तो उन्होंने एक और चीज़ पाया। क्या पाया? उन्होंने ये भी बताया कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। जैसा कि उन्होंने बताया कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह से लिखेगा? यानी कि 1/। अब यहाँ पर उन्होंने कहा था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस को r लिया है, तो r² लिख दीजिए, कोई दिक्कत। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फोर्स अगर आप बढ़ाइएगा ना तो डिस्टेंस जो है वो कम होना ना चाहिए। जैसा कि हमने आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक वीडियोस भी दिखाया था कि कोको कोला का एक कंटेनर था एल्यूमिनियम का और इधर प्लास्टिक का PVC पाइप था, ओके। तो पाइप को हम जैसे ही पास लाते हैं, यानी कि पास ला रहे हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो फोर्स जो है वो क्या हो जा रहा है? बेसी हो जा रहा है, तभी तो बहुत तेजी से वो चिपक जा रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो फोर्स जैसे जैसे क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो फोर्स बढ़ेगा ही। तो वही चीज़ है, देखिए यहाँ डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, फोर्स जो है वो बढ़ रहा है। वैसे ही अगर फोर्स घटाते हैं, यानी कि फोर्स घटाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कंटेनर को यहाँ रखे, एल्यूमिनियम का जो कंटेनर है, और हमने PVC पाइप को दूर रख दिया, तो फोर्स जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा ना, धीरे धीरे ऐसे करके हिलेगा, धीरे धीरे करके हिलेगा। आ रहा ना समझ में? अगर और बहुत दूर रख दीजिएगा तो हिलेगा भी नहीं, एकदम रेस्ट मोशन में रहेगा, ठीक है। रेस्ट में रहेगा, ठीक है। आगे समझ में? तो इन्होंने क्या बताया कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जितना भी रहेगा r उसका स्क्वायर। आगे समझ में? अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ दिया जाएगा आपको तो स्क्वायर उसका कर देना है, ठीक है ना। आगे समझ में? चलिए, ये तो भाई दोनों बात हो गया कि इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, ओके। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स है, देखिए अगर हमने यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस लिया, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि अगर आप 2 पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, उसके बीच का जो फोर्स है वो तभी एक्ट करेगा, यानी कि एक्ट का मतलब तभी वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा जब वो एक ही लाइन पर रहेगा। उसका जो सेंटर है दोस्तों वो एक ही लाइन पर होना चाहिए, ठीक है।
याद रखिएगा, जैसे हमने आपको दिखाया था, कितना भी चीज़ दिखाया था, जैसे अभी कंटेनर ही दिखाया था, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम उसको पास लाते हैं, यानी कि उसके पैरेलल में लाते हैं, तो वो एक ही लाइन पर वो एकदम सीधा बढ़ते जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, एकदम सीधा बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट पर जो है वो एक्ट करेगा फोर्स। आगे समझ में, वो इधर उधर नहीं जाएगा, आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो इन्होंने ये 3 बातों को क्लियर किया, ऐसा में आ गया ना। अब देखिए आपको लिखना कैसे, यानी कि अब इसको आप कंबाइन कर दीजिएगा, यानी कि कंबाइन कर दीजिएगा तो आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। कैसा फार्मूला तैयार होगा, देखिए हो जाएगा तैयार कैसा, F = K। तो आप बोलिएगा K कहाँ से आ गया भाई, तो अभी हम बता रहे हैं आपको। इसका फार्मूला हो जाता है Q1 × Q2/r²। देखिए इसका जो फार्मूला कैसे बना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल था, तो प्रोपोर्शनल जैसे ही हटाए तो = बना गया, ठीक है। अब आप बोलिए कि ठीक है, इसको अगर छुपा देते हैं तो Q1 Q2/r² तो है, अगर कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा Q1 Q2/r² हो जाएगा। लेकिन K कहाँ से आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर जो K है वो क्या है, मीडियम है। मीडियम मतलब कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है। जैसे अभी हमने आपको देखा था ना, केन दिखाया था ना, और इधर PVC का पाइप दिखाया, तो इसका जो बीच में जो फोर्स था वो कहाँ पर था, हवा पर था, हवा पर। तो हवा या तो वैक्यूम या तो फ्री स्पेस में होना चाहिए, ठीक है। जो हमने आपको दिखलाया था एक शीशा का जो बिग था, उसके अंदर जो माचिस का तिल्ली जो लटक रहा था, वो उसके अंदर कैसा था दोस्तों, वो एक तरह से फ्री स्पेस पे था, ठीक है। उसके अंदर हवा नहीं था, बहुत ही कम हवा था, बहुत ही कम। अगर कुछ हवा रहता ही नहीं तो उसको हम लोग वैक्यूम कह देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हवा, वैक्यूम और एयर को एक ही जैसा वैल्यू को लेना है, ठीक है। तो जो K है वो क्या है आपका, मीडियम है। तो कैसा मीडियम है, एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस टाइप का मीडियम है। मीडियम बहुत सारे होते हैं, पानी भी होते हैं, तेल भी होते हैं, और आपका रबर भी हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो एयर और फ्री स्पेस या वैक्यूम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ रहा है नजर में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको जो है कूलम्स लॉ को लिख देते हैं। कूलम्स लॉ को किस तरह से लिखिएगा, कूलम्स लॉ को इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अगर डेफिनेशन करने के लिए आ जाए तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस दिख रहा है अच्छे से, 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of charges। ये तो था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब एक और चीज था, वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कैसा, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत इजी था दोस्तों, अगर आप समझ गए होंगे तो आराम से लिख सकते हैं। टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सिंपल सा बात था। और इसके नीचे लिख दीजिएगा कि जो F = आएगा हमारे पास, वो कैसा आएगा, K × Q1 × Q2/r², ओके। अब जो K है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, K जो है वो क्या है, मीडियम हमने आपको बता दिया है। और ये जो अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, हवा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर हवा का बात किया जाएगा, यानी कि एयर का बात किया जाएगा, तब तो आप K का वैल्यू क्या लिखिएगा, 9 × 10⁹ याद रखिए, बहुत ईजी है, 9 × 10⁹, फिर इसके बाद जो है nm²/c², ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ तक आगे समझ में। तो भाई इसका जो वैल्यू है वो कैसे निकला, ये चीज़ तो भी देखना चाहिए। तो K का वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लीजिएगा,
क्या करिए कि पहले इसको घुमा दीजिए। देखिए हम एकदम जस्ट टू जस्ट स्पीड में थोड़ा घुमा रहे हैं, F लिख दिया हमने, ठीक है। और K को हमने अकेला किया क्योंकि K का वैल्यू निकालना है इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर F है, इसको आप जैसे ही उधर ले जाइएगा तो ऊपर चला जाएगा ना, R² हो गया। और इसको Q1 इंटू Q2 को उस तरफ ले जाइएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो कभी भी अगर आएगा तो वो कितना आएगा, न्यूटन, ठीक है। फोर्स कभी भी आएगा उसका वैल्यू न्यूटन में आएगा। और जो R² है, R क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग फिजिक्स में मीटर से नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और ये आपका क्या है, चार्ज है, तो चार्ज को कभी भी आप फिजिक्स में नापते हैं कूलॉम से, ठीक है। C इंटू सी क्या हो जाएगा, C²। तो देखिए वही चीज़ था ना, nm²/c², ओके। इस तरह से आप समझ लीजिएगा, ओके। आ गया समझ में। देखिए दोस्तों, आप K को जो है 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ε0 है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि इसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिटिविटी, ओके। ये ε0 हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। अगले लेक्चर में परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे। ये नॉट जो देख रहे हैं वो एयर के हिसाब से है, यहाँ पर नॉट चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा हुआ है वो एयर के हिसाब का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। एयर या तो स्पेस, फ्री स्पेस या तो वैक्यूम, ओके। ये चेंज हो सकता है, वाटर और भी ऑयल, बहुत सारे चीज़ इस दुनिया में, बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है एयर, वैक्यूम या तो फ्री स्पेस के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोस्तों आते हैं पॉइंट चार्जेस पर, ये हमको बताना था। देखिए पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि कोई भी छोटा छोटा चार्ज, ठीक है। कितना छोटा, देखिए आपको जो देखने में छोटा लग रहा है उसी को आप पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। मेरा मानना यही है कि आपको जो देखने में छोटा लग रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी 1 मिलीमीटर का इतना छोटा सा चार्ज है, आपको जो देखने में वो छोटा लग रहा है, अगर आप उसके पास जाते हैं, बहुत पास जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब तो वो बड़ा हो जाएगा, तब तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके अंदर भी ढेर सारा आपको बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और हम छत पर से जा करके देखते हैं कोई भी स्टार को, ठीक है, कोई भी स्टार को देखते हैं तो हमको वो देखने से बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो छोटा तो होता नहीं ना है, वो तो छोटा तो नहीं होता है, वो तो बहुत बड़ा है। उसके पास जैसे जैसे जाते जाइएगा वो बहुत बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि एकदम छोटा होना चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस है आप कितना भी बड़ा कर लीजिए उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, बस वो छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ बात है कि पॉइंट चार्जेस को आप छोटा कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ हमने बहुत बड़ा स्फीयर ले लिया, उसको ये चार्ज है प्लस 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 पर बहुत सारा प्लस है, ठीक है, इतना बड़ा स्फीयर ले लिया, ठीक है। और एक और हमने स्फीयर ले लिया, ठीक है। अगर ये स्फीयर को हम दूर रख दें, बहुत दूर रख दें, तो वो देखने में फिर हमको एकदम पॉइंट जैसा एकदम छोटा सा दिखेगा ना, छोटा सा, यानी कि बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे वो जो पॉइंट चार्ज है यानी कि छोटा होते चला जाएगा। आ रहा है ना समझ में, उसी को पॉइंट चार्ज करते हैं। कोई भी अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आ गया ना समझ में सब चीज़। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्या चीज़ पर। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, पढ़े हैं क्या चीज़ के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में। वो तो था स्केलर फॉर्म में। वो क्या था, स्केलर फॉर्म में, यानी कि किस तरह से लिखा हुआ था कि भाई फिर से रिवीजन कर लीजिए, F = Q1 × Q2/r², यही ना था, ये आपका स्केलर फॉर्म में था। ओके, आगे समझ में। इसमें हम लोगों ने सीखा था कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़े थे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीखे थे। क्या निकालना सीखे थे? उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीखे थे फोर्स का। लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है ना।
मतलब फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है फोर्स के साथ, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटीज होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उस डायरेक्शन को अगर आप पता लगाना चाहते हैं, यानी कि जैसे अभी हम लोग तो मैग्नीट्यूड तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग को डायरेक्शन भी पढ़ना है, तो उस डायरेक्शन को अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कूलम का वेक्टर फॉर्म, कूलम का वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कूलम वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, ताकि उसका जो डायरेक्शन है उसका हम लोग पता लगा सकें, किसके माध्यम से, कूलम्स लॉ के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कूलम वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कूलम का वेक्टर फॉर्म। एकदम ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कूलम्स वेक्टर फॉर्म में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस लिया, ठीक है, एक का नाम है प्लस Q1 और दूसरे का भी नाम हम लोग प्लस Q2 रख देते हैं, ओके, और इसके सेंटर से लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ओके। अब इस डिस्टेंस का नाम रख देते हैं मोड आर, ओके, हमने यहाँ पर मोड आर ले लिया, यानी कि इसको कह सकते हैं आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ओके, मैग्नीट्यूड आर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि ये प्लस है, ये प्लस है, लाइक चार्ज है, तो रिपेल करेंगे, ठीक है, किस तरफ रिपेल करेंगे, इस तरफ, और ये भी इस तरफ। ध्यान से सुनिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं ये सब चीज़ बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसमें यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है दोस्तों, इस साइड और इस साइड, ठीक है ना। तो आप तो जानते हैं कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इसका नाम दे दीजिए Q1 और इसका नाम Q2 तो ले लिए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फोर्स, इसका जो फोर्स है वो उसका नाम लिख दीजिए, यानी कि जो इधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इसका नाम ले लीजिए F12। तो F12 क्यों हो जाएगा, कैसे होगा, तो देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, सेकेंड वाला चार्ज के कारण लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोलिएगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसके कारण लग रहा है, ओके। और इसमें किस तरह से लिखिएगा, इसमें हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये अगर नहीं रहता तो इसमें फोर्स लगता ही नहीं, तो इसी के कारण लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके। आगे समझ में, इसमें भी आप ऊपर वेक्टर का सिग्नेचर दे दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करिए कि सपोज डैट हमने Q1 को इस तरफ भेजा, किस तरफ भेजा, Q2 के तरफ भेजा, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन निकालना है ना, इसीलिए। तो इसको Q1 को हम लोग इधर भेज रहे हैं Q2 के तरफ, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, ये जो लाइन है वो डायरेक्शन बता रहा है कि Q1 से Q2 के तरफ जा रहे हैं, यानी कि फ्रॉम Q1 टू Q2, ओके। आगे समझ में यहाँ तक। हमारे पास यहाँ पर 2 और वेक्टर बनेंगे, कैसे, देखिए जब हम किसी पहले वाले चार्ज से यानी कि फर्स्ट से सेकेंड में जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना दोस्तों, इससे इसमें जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसको कहेंगे R2 माइनस R1। क्योंकि जिस तरफ का डायरेक्शन होगा, किस तरफ का डायरेक्शन होगा, जिस तरफ का डायरेक्शन होगा, यानी कि Q1 से Q2 में जा रहे हैं, इधर इस तरफ का डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। जिस तरफ का डायरेक्शन होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे किसको, सबसे पहले लिखेंगे इसको, यानी कि जो 2 है, यानी कि R2 माइनस R1, यानी कि नहीं समझे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, Q2 तक है। जो हमारा इनिशियल है वो कहाँ से, यानी कि इनिशियल मतलब शुरुआत, ठीक है। हम लोग शुरुआत कहाँ से चल रहे हैं, यानी कि Q1 से चलते गए Q2 के पास पहुँचे, यानी कि यहाँ पर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इसको हम लोग 2 माने थे और इसको हम लोग 1 माने थे, पता है ना। तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। और इसमें जो दूसरा बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों,
इसमें बनेगा R1 माइनस R2। जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से भी तो जा सकते हैं इसमें, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस तरह का डायरेक्शन बनेगा, यानी कि ये हमारा इनिशियल हो जाएगा, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनल में से यानी कि R1 में से इनिशियल को घटा देंगे, यानी कि इनिशियल हमारा कौन सा है, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, कौन सा है, R2। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ एक दूसरे से बराबर है। ठीक है ना, एक दूसरे से बराबर है। आगे समझ में, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब जो है फोर्स लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फोर्स जो है आप F12 भी लिख सकते हैं और F21 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कूलम्स लॉ में यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कूलम्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने इसके पहले आपको बताया था जो स्केलर प्रोडक्ट है कैसा था कि K Q1 और Q2 मल्टीप्लिकेशन बाई R², ये था ना, यानी कि ये आपका स्केलर क्वांटिटीज़ में था। ये कैसा था, स्केलर क्वांटिटीज़ में था। तो अब इसको आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करिएगा, देखिए वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होगा कि भाई अगर आपके पास इसके अंदर तो मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसमें कहीं भी हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, डायरेक्शन मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह का हमको डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर हमने उठाया इसको F12 के जगह पर, K तो वैसे ही रहेगा, Q1 और Q2 भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, और यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ था, मोड लिया था ना, मोड, तो यहाँ पर आप मोड लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये आपका जो है दोस्तों एकदम ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो है कैसा है, मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो आप कौन सा इसमें डायरेक्शन लिखिएगा, तो आप डायरेक्शन कौन सा लिखिएगा, कैसे पता चलेगा, तो हम जो है किसका निकाल रहे हैं, F12 का निकाल रहे हैं। ठीक है, F12 का कैसे निकलेगा, तो हमने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहला में हमने क्या किया था कि Q1 से Q2 में जा रहे थे, Q1 से Q2 में जा रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1 हो जा रहा था, यानी कि R2 माइनस R1 किधर है, इसमें से यहाँ है, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा ये होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ईजी है। और दूसरा हमने ये देखा, दूसरा वेक्टर हमने ये देखा कि हमने Q2 से अब Q1 में गए, यानी कि फाइनल कौन हुआ, अब ये हुआ फाइनल, फाइनल कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया, यानी कि R1 माइनस R2, क्योंकि यहाँ से चले हैं तो ये इनिशियल हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, यहाँ से चले हैं तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो R1 माइनस R2, तो इस तरफ जा रहे हैं ना, किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ का हो जाएगा। ध्यान से अब समझिएगा, एकदम ध्यान से, एक डायरेक्शन ये है आपके पास, एक डायरेक्शन ये है, तो F12 में देखना है कि भाई F12 क्या है। तो देखिए यहाँ पर F12 का जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है वो देखिए किस तरफ दिखा रहा है, इस साइड, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है, यानी कि इस तरफ जा रहा है ना, तो आपको इस डायरेक्शन पर ध्यान देना है कि ऐसा डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पर है, क्या ये है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इसके ऐसा कौन है दोस्तों, ये है, एकदम सेम है कि नहीं, सेम। देखिए तो इसमें जो वेक्टर लगेगा वो कौन सा लग जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। आ गया समझ में। अगर आपको F21 का निकालना पड़ता तो आप इतना तो लिखते ही, और यहाँ पर क्या लिखते, R2 माइनस R1 लिख देते। पता ही है क्यों लिखते, क्योंकि ये आ जाता ना। तो बनाइएगा तो समझ में आएगा, हम आपको बता भी देंगे थोड़ी देर में। चलिए, ये तो हमने लिख लिया, अब हमको क्या करना है, तो देखिए अगर आपको वेक्टर में लाना है, यानी कि डायरेक्शन के लिए आपको इसमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन अगर निकालना चाहते हैं ना तो इसमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। तो ये आपका पूरा एक क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया। किस तरह का, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है क्लास 12th में 3D में, ठीक है ना। किस तरह का पढ़ा है दोस्तों, कि अगर सपोज डैट कि ये आर कैप है इज इक्वल टू आर वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये चीज़ तो आपने पढ़ा है ना। तो ये जो आर है यानी कि ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है। तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, इसके जगह पर लिखाएगा ये
यहाँ पर लिख ही देते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, आराम से आप समझ जाइएगा कि Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके जगह पर क्या लिखना है हम लोग को, यानी कि इसके ऊपर वेक्टर लगाना है, जो भी लिखा हुआ है ना उसके ऊपर आप वेक्टर लगा दीजिए। चलिए इसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया, बाई मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड। एकदम आराम से वही चीज़ को लिखिए और इसके ऊपर यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, कोई दिक्कत, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। बहुत इजी है, एकदम आराम से समझिएगा। आ गया समझ में दोस्तों? अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोग अब क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि जो R है यानी कि R मैग्नीट्यूड, क्या कर रहे हैं ना कि इसको इसमें शामिल कर ले रहे हैं। आप इसके जगह पर R भी लिख सकते हैं या तो इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। क्या है? तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है डिस्टेंस। आ रहा है ना समझ में? चलिए तो आप लिख सकते हैं कि जो R है वो बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी कि तीनों जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह से कर लीजिए इसको। किस तरह से करिएगा कि Q1 Q2 और यहाँ पर अब इसके जगह पर आप लिख दीजिए क्या लिखना चाहते हैं, इसी से मिलता जुलता लिखिए, तो R1 माइनस R2 लिख दीजिए। ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। R1 माइनस R2, तो यहाँ पर स्क्वायर ना था दोस्तों, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। अब देखिए क्या करना है कि दोनों सेम है, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर एक बढ़ जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी है दोस्तों, यही आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ है Q1 Q2, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 माइनस R2, और ये आपका हो जाएगा क्यूब। ओके, और इसमें वेक्टर था ना, छूट गया था, सॉरी, इसमें आप वेक्टर लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आ गया समझ में? बहुत इजी था। और इसके साथ जो एक रह गया ऊपर वाला पार्ट, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है ना? तो इसमें जो है R1 होगा, छूट गया था, सॉरी इसके लिए, तो लिख दीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा, याद रखिएगा ब्रैकेट में ही लिखना आपको। बस 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 हो गया, बस। तो ये आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि कूलम्स वेक्टर फॉर्म। तो आगे समझो दोस्तों, F12 किस तरह से लिखा जाता है। अगर सपोज डैट आपके पास F21 मिल जाता तो आप आराम से लिख देते, बहुत इजी था। कैसे कि Q1 इंटू Q2 बाई मैग्नीट्यूड का R स्क्वायर हो गया इधर, और इधर आप लिखते क्या, अगर R कैप का वैल्यू निकालिएगा तो इस तरह का होता है ना, आपको तो पता ही होगा। R2 माइनस R1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग बना रहे थे वो किस तरह का था, F12 का था। अब हम लोग बना रहे हैं F21 का, तो यानी कि आपको हम जस्ट अभी बताए भी थे कि कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, यानी कि 2 से हम जा रहे हैं 1 में, यानी कि ये हमारा इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया। तो आ गया ना समझ में? इस तरह से, यानी कि आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी कि ये लगेगा, और जो आपका डायरेक्शन है ये और ये एकदम सेम मैच कर रहा है, इसीलिए ये लगेगा। ठीक है, R2 माइनस R1 हो गया, और यहाँ पर आप लिख दीजिए मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत इजी है, बहुत इजी, उसी के जैसा है, चुटकी में बन जाएगा ये सब। फिर आप क्या करिए कि पता ही है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो बना दीजिए। और ये आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, और सिर्फ ये बच जाएगा, पता ही है, इसके पहले हमने बता दिया था। ओके, आ गया ना समझ में? इस तरह से आप निकाल सकते हैं कूलम्स का वेक्टर फॉर्म में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ के लिए? देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि जो आपका कूलम्स लॉ है वो मिलता जुलता है किससे,
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं कि क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। और दूसरी तरफ हमने लिख दिया ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। इसका भी जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, यानी कि G×M1×M2/r², यानी कि इसके जगह पर आप d² भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, d² भी लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। आ रहा ना समझ में? तो इससे बहुत ही मिलता जुलता है। तो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इन दोनों फार्मूला के बीच का सिमिलैरिटीज़ बताइए। सिमिलैरिटीज़ का मतलब पता है ना क्या होता है? मिलता जुलता, ठीक है। जो चीज़ इसमें है वो चीज़ इसमें भी होना चाहिए, जो चीज़ इसमें है वो चीज़ होना चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है भाई? सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि 1/r² इसमें भी है और 1/d² इसमें भी है। यानी कि हम आपको भी थोड़ी देर पहले बताए थे कि r² यानी कि एक तरह का डिस्टेंस है और ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, ठीक है। पहला आपका सिमिलैरिटीज़ क्या है कि इन दोनों में इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपने स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना, यानी कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, आगे समझ में? ये चीज़ इसमें सिमिलैरिटीज़ है। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा ये है कि इन दोनों में जो फोर्स है, यानी कि Q1 और Q2 देख रहे हैं ना, और यहाँ पर जो मास है इसको हम लोग मास कहते हैं। सबसे पहले इस पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चार्ज जो है, कोई भी दो चार्ज है, इसका जो सेंटर है ना, वो एक ही लाइन से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, ठीक है। चलिए, इसमें तो हो गया। क्या इसमें हो रहा है ऐसा? तो इसमें भी है, कैसे? देखिए, इसमें जो है आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास है कि पहला वाला जो मास है और दूसरा वाला जो मास है उसको आप कहाँ से देखिएगा? सेंटर से ही ना देखिएगा। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। कैसा? पहले वाले में सेंटर ऑफ चार्ज है, तो दूसरे वाले में सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो दूसरा सिमिलैरिटीज़ है कि इन दोनों में जो है क्या है? इन दोनों में फोर्स जो है ना एक्ट करता है, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, ठीक है, दिख जाएगा अच्छे से। चलिए, ये तो हो गया। और यही था आपका सिमिलैरिटीज़। ये दो सिमिलैरिटीज़ है, कौन कौन? एक ये और एक ये। अब डिफरेंस कौन सा होगा? चलिए डिफरेंस पर आते हैं। यानी कि डिफरेंस मतलब इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस यही है कि देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब कहने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, पता है ना, आपको बताए भी थे कि या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, दोनों चीज़ इसमें होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है अट्रैक्शन? अगर मान लीजिए आप धरती पे कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो क्या बार बार नीचे आएगा ना, अट्रैक्ट करेगा। तो चुंबक को भी और लोहा को भी देखिएगा तो क्या होगा, बार बार अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। आ रहा है समझ में ये सब चीज़? तो इसमें क्या है सिर्फ कि अट्रैक्शन होगा और इसमें क्या है कि अट्रैक्शन और रिपल्सिव दोनों है। ओके, तो लिख दीजिए डिफरेंस कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसमें क्या होता है? रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? रिपल्सिव और अट्रैक्शन। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि सिर्फ अट्रैक्शन होगा।
ऑलवेज अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं के, यानी कि इसको कहते हैं आप लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन कांस्टेंट होता नहीं है। कांस्टेंट होता नहीं है। कब नहीं होता है, जब ये आप इसको दूसरे मीडियम में रख दे। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हवा पर, या तो वैक्यूम, या तो फ्री स्पेस पर। ठीक है, इसका जो है 9 × 10⁹ nm² होता है। लेकिन अगर आप इसको पानी में रखिएगा, या ग्लास में रखिएगा, या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स में रखिएगा, उसमें इसका जो वैल्यू है के का, वो चेंज होते चला जाएगा, चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये जो है मीडियम पर डिपेंड करता है। आया समझ में। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हरदम कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि आपका जो मीडियम है वो कैसा है। ठीक है, आगे समझ में। और इसमें क्या है कि जो जी है, यानी कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का जो वैल्यू है वो हर दम हर एक सिचुएशन में जो है कांस्टेंट रहता है। इसको आप कहीं भी रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। ठीक है, पानी में, हवा में, कहीं पर भी, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, कहीं पर भी रख दीजिए, इसका जो वैल्यू है वो हर दम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, के का वैल्यू कितना होता है और जी का वैल्यू कितना होता है, चलिए देखते हैं। आपको हम दिखला रहे हैं। देखिए मान लीजिए अगर आप के का वैल्यू रखें, ठीक है, के का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, तो 9 × 10⁹ nm² हो जाएगा। अगर आप पानी पे रखते तो अलग होता, ग्लास पर रखते बहुत सारा अलग अलग होते रहता है, यानी कि ये फ्लक्चुएशन करेगा। ओके, और जी का जो वैल्यू है वो हर दम कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, 6.67 × 10⁻11 nm²/kg²। ठीक है, ग्रेविटेशन का बात कर रहे हैं इसलिए kg लिखे हैं। ओके, यहाँ तक आ गया 6.67 × 10⁻11 nm²/kg²। तो देखिए इस दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, एक कितना बड़ा है, एक कितना बड़ा है, उसके सामने ये कितना छोटा है। तो डिफरेंस हो गया ना दोस्तों, आ गया ना समझ में, आ गया। ये आपका डिफरेंस है और ये आपका सिमिलैरिटीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड, जितना अभी तक सीखे हैं। ठीक है, इससे आपका और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिख लिया कि फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। तो छोटा सा चार्ज है तो ऑब्वियसली सी बात है कि पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, 2 स्मॉल चार्जेस स्फीयर having charges of 2 × 10⁻⁻7 कूलॉम। ठीक है, और दूसरा जो चार्ज है वो 3 × 10⁻7 कूलॉम। ठीक है, और उसको जो प्लेस किया गया है वो 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहाँ पर जो मीडियम है वो कैसा है, एयर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया ना कि एयर अगर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, सब चीज़ तो दिया हुआ है ही। देखिए यहाँ पर चार्ज भी दिया हुआ है, दोनों चार्ज दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है ना, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना। तो F = कौन सा होगा, K × Q1 Q2 और R²। ओके, तो K का जो वैल्यू है वो एयर के हिसाब से क्या लगेगा। देखिए आप इसको 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ε0 को अभी अच्छे से हम डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है ना, अगले लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमिटिविटी है वो कैसा है, एयर है। ठीक है, जो मीडियम है वो कैसा है, एयर है। तो Q1 और Q2, तो ऐसा करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ लिखते हैं Q1 और Q2 πr²। अब इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9, जानते हैं ना, सिंपल सा बात है। क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है, और एयर के लिए होता है क्या, 9 × 10⁻9। ओके, और जो Q1 और Q2 है उसको आप लिख दीजिए, गिवन दिया हुआ है। Q1 का जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁷ कूलम। लिखिए
2 × 10⁻⁷ कूलम, और एक और दिया हुआ है वो क्या है 3 × 10⁻⁻7, यहाँ माइनस होगा 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो देखिए इसमें भी कूलम है, इसमें भी कूलम है, आप जान रहे हैं कि कूलम कूलम मिलके कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है ना, तो एक रफ में आप पहले ही से इसको बदल लीजिएगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर मीटर में होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है ना, मीटर में होना चाहिए। तो r = 30 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको आप मीटर में बदलिएगा तो 30/100 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 0.3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, सब चीज़ लिख लिया हमने। अब आराम से इसको बनाइए, एकदम आराम से बनाइएगा, बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि 9, 2 और 3 को एक तरफ लिख लीजिए एकदम आराम से, 9 × 2 × 3, ठीक है। और जो 10 का पार्टी है यानी कि 10⁻⁹, 10⁻⁻7 इसमें कूलम है, और कूलम को अंतिम में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है 10⁻⁻7, ओके, इंटू कूलम को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो c² हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर लिख सकते हैं ना, आ रहा है ना समझ में। और इसका जैसे ही पॉइंट हटाइएगा तो एक 10 इधर चला जाएगा, और इसका भी एक पॉइंट हटाइएगा तो एक 10 इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई भी दिक्कत, बहुत ईजी था। अब क्या करिए कि इसको सबसे पहले वैसे ही रहने दीजिए, 9 × अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 9 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि 3 3 जा 9 आने वाला है और ये कट जाएगा, तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ाना चाहते हैं इसलिए। तो ऐसा करिए कि 10⁻9 है ना, इसको लिख लीजिए, और इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -14। ओके, अब ये 10 × 10 यानी कि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2। ओके, और यहाँ पर c² लिख लीजिए, और ये 3 3 जा 9 हो गया मीटर स्क्वायर, 9 9 काट लीजिए। आगे समझ में आराम से बन गया दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 3 2 जा 6 हो गया, और इसमें जो है क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से घटाइएगा, या तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर +9 है, यहाँ पर +2 है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो 9 2 11 हो गया, और ये आपका -14। हम जान रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो, लेकिन अभी आपको फ्रेश करने के लिए ऐसा एकदम आसान क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है ना। तो 6 × अब इसमें से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा -3। क्यों, क्योंकि 14 में से 11 को घटाइएगा तो 3 होगा ना, माइनस बड़ा था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया, और ये आपका c² हो गया, c²/m²। ओके, तो c²/m² क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो आपका क्या निकल जाएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, आगे समझ में दोस्तों। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि हमें स्पेशल एक न्यूमेरिकल का वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में याद रखिए डेरिवेशन सबसे ज़्यादा आएगा, न्यूमेरिकल खूब से खूब 13 14 15 नंबर का आएगा। ओके, ठीक है ना। कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दीजिएगा कि किस तरह से और अच्छा वीडियोस बनाया जाए। ओके, कैसा लगा ये वीडियोस आप बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियोस में हम लोग परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत इजी है वो, परमिटिविटी आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।